रण अब प्रचंड है, बल है, बलवान है। क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है। नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है। वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है। वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है। राज्य की है पुकार, अब की बार होगी किसकी नैया पार। देखिए सिर्फ द न्यूज गैरेज प्रेजेंट्स पॉलिटिकल गलियारा हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम पॉलिटिकल गलियारा। हमारे इस आज के प्रोग्राम में हमारे सबसे पहले मेहमान हैं विकास ठाकरे जी। विकास ठाकरे जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। विकास ठाकरे जी, आप सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो लोकसभा चुनाव का अनुभव रहा वो कैसा रहा, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव का अनुभव तो मेरे से ज्यादा जनता ही बताएगी, क्योंकि मैं तो समय पे 15 दिन में खड़ा होने वाला कैंडिडेट था जी। और एक तरफ मेरे आगे जो 10 साल से कैबिनेट मंत्री है ऐसे शख्स थे और जिनके पास देश का एक महकमा था जिसकी तुति सारे देश में बोलती थी। बिल्कुल। उनके आगे की लड़ाई में मैंने 5.25 लाख वोट ली जी। तो नागपुर शहर के मतदाताओं ने मुझे एक्सेप्ट किया है, क्योंकि पिछले 5 साल पहले मेरे खिलाफ के उम्मीदवारों को जो वोट मिले थे वो वोट वो कायम नहीं रख सके, उससे कम वोट मिले जी। अगर उनका 5 साल का काम जनता को पसंद आता जी तो उसके ऊपर 5-10 हजार वोट मिलते थे जी, मगर उससे 5-10 हजार कम मिले जी। तो मैं अपने आप की अपनी जीती समझ रहा हूँ। सर, एक चीज आप मुझे ये बताइए कि जो डिफरेंस उनके गडकरी जी के हिसाब से 5 लाख के आसपास का रहना चाहिए था, वो लगभग 1,37,000 मतलब 1.25 लाख के आसपास आकर के रह गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही बता था ना, अगर मेरी पार्टी ने मुझे 6 महीने पहले बोल देती थी कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं तैयारी से रहता जी। मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में ही नहीं था, समय पर मैं चुनाव लड़ा जी। 6 महीने पहले चुनाव लड़ लेता था तो रिजल्ट कुछ और रहता था। बिल्कुल। आने वाले समय में लगभग 2 से 3 महीने के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। उस इलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उसकी अभी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की? हाँ बिल्कुल, जिस दिन लोकसभा का वोटिंग खत्म हुआ ना तो उसकी दिन से हमने विधानसभा की तैयारी चालू की। हमने रिजल्ट की राह नहीं देखी जी। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की तरफ रुझान था जी, वैसी विधानसभा में कायम रहे। सर, जैसे मैंने कहा कि 2-3 महीने में ही विधानसभा के इलेक्शन है, मतलब 2-3 महीने में आपका 5 साल का विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आपका ये कार्यकाल कैसा रहा? इस कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में तो कोरोना ने ज्यादा पीरियड ले लिया जी। कोरोना के चलते जो जनता की मदद करना था हम लोगों ने मदद की। बाकी सालों में जो डेवलपमेंट के काम थे, जो मेरे मतदार संघ में लोगों को बेसिक जो होना था वो देने की मैंने कोशिश की। 60% में काम कर सका, 40% अभी भी काम बाकी है। जी सर, आने वाले समय में और पिछले टाइम में भी ऐसा ये सवाल बार बार उठ रहा था कि विकास ठाकरे जी हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में बीजेपी में आपको नजर आए, विकास ठाकरे जी हो सकता है आपको बीजेपी में नजर आए। इस सवाल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये सवाल अभी का नहीं है, 20 साल पुराना है जी। अब मैंने लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस से लड़ लिया, इतने वोट भी ले लिए, फिर भी अगर किसी को लगता है तो उसके लिए तो मेरे पास इलाज नहीं है जी। पर मैंने तो ये बता दिया कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। उसके बाद भी कोई अगर बोलता हो तो मेरे पास उसका कोई इलाज कहा नहीं जा सकता ना। एक्चुअली होता यह है कि शाम को कोई नेता एक पार्टी में है, लेकिन अगर सुबह दूसरे दिन आप देखते हैं तो वही नेता किसी दूसरे पार्टी में दिखाई देता है। वह नेता है यह विकास ठाकरे जी। मैंने अभी कुछ दिन पहले रितेश देशमुख जी का एक इंटरव्यू था, वो देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि विलास देशमुख जो थे मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनके ऊपर कांग्रेस ने कई सारे आरोप लगाए थे और एक टाइम पे एक दरकिनार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस टाइम पे भी देशमुख जी ने कहा था कि मेरे रग रग में कांग्रेस भरा हुआ है, कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। सेम ही जो वक्तव्य है ये रितेश देशमुख जी ने बोला था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही बोला था उन्होंने। विलास जी देशमुख जी हमारे श्रद्धा स्थान थे, सभी के नेता थे और उनके रग रग में कांग्रेस थी जी। कांग्रेस की जान थे वो, और मुझे लगता है कि दूसरे विलास राव जी महाराष्ट्र में पैदा नहीं हो सकते।
आने वाले चुनाव में क्या एजेंडा रहेंगे सर अपने? जो विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इसमें अब क्या एजेंडा लेकर के जनता के पास और नागरिकों के पास जाने वाले हैं? जनता के पास तो आपने भी देखा था, लोकसभा चुनाव का एजेंडा था, जो जिस तरह से केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने मिलाकर लोकतंत्र नष्ट करने की कोशिश की थी जी। तो इस शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई थी ना। बिल्कुल। लोकशाही को खत्म करने का काम पार्टियां तोड़कर महाराष्ट्र से हुई थी। ईडी सीडी सब महाराष्ट्र से शुरू हुआ था जी। तो मुझे लगता है इसके खिलाफ भी जनता ने वोट उनके खिलाफ में दिया है। और जो डेवलपमेंट की बात थी, तो मुझे लगता है कि जिस डेवलपमेंट से इस राज्य की जनता खुश नहीं है, इस राज्य का किसान खुश नहीं है, राज्य का बेरोजगार युवक खुश नहीं है, इस राज्य का व्यापारी खुश नहीं है, निचले तबके का वर्ग खुश नहीं है, तो मुझे लगता है उसी के खिलाफ ही चुनाव होगा। क्योंकि सरकार होती है तो आम आदमी को राहत देने वाली सरकार चाहिए जी। तो आम आदमी को कहाँ राहत मिली, यह इस सरकार ने बता देना चाहिए। ये तो मजबूर थे कि इसकी पार्टी तोड़, उसकी पार्टी तोड़, इसकी सरकार गिरा, उसकी सरकार गिरा, इसी में समय चले गया। तो मुझे लगता है सब राज्य की जनता ने देखा हुआ है जी। और उसी का जो परिणाम है जो लोकसभा चुनाव में लोकसभा में सेमीफाइनल फाइनल करेंगी जनता। सर, जो एकाग्रता और जो एक निष्ठा जो इस बार कांग्रेस में और बाकी पार्टी में देखने मिली, आने वाले चुनाव में भी क्या देखने मिलेगी कंटिन्यूटी में? इससे ज्यादा देखने मिली जी। क्योंकि अभी सब एक होके जिस तरह से बीजेपी के हार हुई जी। नरेंद्र मोदी जी जो 5 लाख वोट से आने वाले थे 1.5 लाख से आ गए। लगभग मैंने देखा था जो वाराणसी से अजय राय उनके जो खिलाफ खड़े थे 2019 में, उन्होंने 6.5-7 लाख से वोट लेकर के चुनाव जीता और इस बार मात्र 1,65,000 में वो सिमट करके रहेगा। और राहुल गांधी जी का बोलना उसमें ये था कि अगर प्रियंका गांधी उस जगह से चुनाव में खड़ी हो जाती तो पक्का निश्चित था कि 2 से 3 लाख वोट से मोदी जी हार जाते हैं। देश के पंतप्रधान का काम अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ही पसंद नहीं जी, जो 6 लाख से 1.5 पर आ रहे हैं जी, तो आप इस सोच सकते हैं राहुल जी ने जो बोला था, प्रियंका जी अगर वहां से लड़ती तो रिजल्ट कोई और रहता, मगर राहुल जी दोनों सीट पे 4-4 लाख वोट से चुने। बिल्कुल। रायबरेली में 3,90,000 और मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि किस तरह का वातावरण इस देश में और राज्य में। बिल्कुल। सर, आपके हिसाब से आने वाले टाइम में नागपुर में और क्या विकास कार्यों की जरूरत है? जैसे कि आपका नाम विकास भी है, और आप क्या विकास नागपुर शहर में देखना चाहेंगे? मेरे नाम से वो विकास का कोई संबंध नहीं है जी। मेरा नाम मेरे माता पिता ने विकास रख दिया जी। मगर जो विकास में लोकसभा का चुनाव लड़ते समय घुमा वोट मांगने, तो आज भी नागपुर शहर की काफी जनता को बेसिक ही नहीं है। जो बेसिक डेवलपमेंट होना, रास्ता, पीने का पानी, नाली, गटर, इससे ही जूझ रहा है ना। बिल्कुल। उनको तो लोकसभा का उम्मीदवार, महानगर पालिका का उम्मीदवार, उनको रोजमर्रा की जिंदगी में जो तकलीफें है, जिसका सामना उन्हें करना पड़ रहा है, उसी चीजों से राहत मिलना चाहिए। सर, जैसे कि नागपुर शहर के जो 2 चेहरे हैं, एक नितिन गडकरी जी और एक देवेंद्र फडणवीस जी, एक राज्य में बैठे हुए हैं और एक केंद्र में बैठे हुए हैं। उनके हिसाब से नागपुर शहर में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। मेट्रो उन्होंने दे दिया नागपुर शहर को, जो रोड के काम थे, जो गड्ढे पड़े हुए थे, उन गड्ढों को बुझा दिया गया, नए रोड का विस्तार रोज किया जा रहा है तकरीबन। इस विकास कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये विकास कार्य पिछले 10 साल में हुए ना जी। अगर 10 साल में ये विकास कार्य से नागपुर शहर की जनता संतुष्ट रहती, तो नागपुर शहर से कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी ही खत्म होगी रहती। बिल्कुल। आपने पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद देखे है ना, 2014 में जो चुनाव था, तब 2,80,000 से गडकरी साहब जीते थे। बिल्कुल। उसके बाद 2,18 से जीते। बिल्कुल। उसके बाद 1,37 से मार्जिन कम होता है। विधानसभा का चुनाव हुआ, पहले लोकसभा के बाद उनके जो मुख्यमंत्री और ये साथ में थे, तो कांग्रेस की 2 सीटें आई, 2 सीटें 4-4 वोट से गिरी जी। अभी का चुनाव जो हुआ, इसमें गडकरी साहब को जो वोट मिले, जो 2019 के चुनाव में मिले थे, उससे मेरे ख्याल से 5-7 हजार वोट कम मिले। बिल्कुल। अगर इनका विकास नागपुर की जनता को पसंद आता, तो पिछले वोट से कम 50,000 वोट तो आगे बढ़ना ज्यादा मिलना चाहिए था। फिर ये वोटों का परसेंटेज घट गया और 5 साल तो विकास ही करते रहे,
तो ये जनता को पसंद आया क्या? तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने पिछले वक्त जो मिला था उससे 5-7 हजार वोट कम कर दिए। सर अगला सवाल ये मेरा आपसे कि आने वाले जो चुनाव में बीजेपी ने ऐसा बयान दिया है कि पश्चिम नागपुर से उन्हें लीड मिली है, तो उसका असर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और वो इस बार जरूर जीतेंगे चुनाव पश्चिम नागपुर से। पिछले वक्त जब मैं चुनाव लड़ने गया था जी, तो लोकसभा चुनाव में गडकरी साहब 28,000 वोट से आगे जी, अब कितने हजार से आगे? 6,000। लोकसभा में मैंने उनके 22,000 वोट कम जी, पिछली विधानसभा में उनके 28,000 कम करके 6,000 से मैं जीत के आया था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस पे से अंदाजा लगा लो, मैंने 22,000 वोट उनके पश्चिम नागपुर में लोकसभा में कम कर दिए, तो विधानसभा में कितने कम करूंगा? और तो ये बेतुकिया बयान माना जाए बीजेपी का। सर अभी आपने हाल ही में मीडिया से एक इंटरव्यू में कहा कि जो सीट बंटवारे हो रहे हैं, लोकसभा भी हुआ, अब जैसे विधानसभा चुनाव है अभी, तो जो सीट बंटवारे हो रहे हैं तो 6 की 6 सीट जो नागपुर की है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो बाकी पार्टियों का आप कैसे मनाएंगे इस चीज के लिए? मनाएंगे शिवसेना को जैसी कैसी है नैसर्गिक प्रक्रियता में जो रुझान आपने देखे जी, विधानसभा के 5 पिछले चुनाव देख लीजिए, 6 मतदार संघों में कांग्रेस ने वोट लिए ना। बिल्कुल। एनसीपी भी अलग से लड़ी थी, हर पार्टी लड़ी थी, मगर वोट कांग्रेस को मिले थे। अभी भी लोकसभा में हर मतदार संघ में वोट कांग्रेस को मिले हैं जी। तो मुझे लगता है कि नैसर्गिक प्रक्रिया में जो सीट वाटप होगी तो उसमें कांग्रेस के हिस्से में नागपुर की 6 आने को ना। हाईकमान बोले कि 6 की 6 दे दो तो हम वो भी दे देंगे ना, हमको क्या। गडकरी जी से एक इंटरव्यू पूछा गया था कि जो आपके अपोजिट खड़े हो रहे हैं विकास ठाकरे जी नागपुर लोकसभा चुनाव में, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि विकास मेरा बहुत अच्छा मित्र है और मैं उसको फोन किया और मैंने फोन करके बधाई भी दी और हौसला अफजाई भी किया कि चुनाव तू जैसे लड़ना चाहिए वैसे लड़ना। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने यहाँ पर बड़प्पन दिखाया था। नहीं तो बड़प्पन दिखाया, मैंने भी मेरा बड़प्पन दिखाया ना, मैंने चुनाव लड़ा ना। बिल्कुल, मैंने कोई रोते गाते चुनाव नहीं लड़ा। 5 लाख से आने वाले थे साहब ने 121 तो मैंने ताकत लगा के। उसके बाद आपकी बात हुई, चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपकी कुछ बात होती रहती है ना। देखिए ऐसी है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक शहर में रहते हैं तो मुझे लगता है कि इनकी बातचीत होना चाहिए। बिल्कुल। चुनाव के दरमियान दोनों ने अपने अपने पार्टी के वोट मांगना चाहिए, उनकी गलतियां हमने निकालना चाहिए, हमारी गलतियां उन्हें निकालना। मगर इस नागपुर शहर का सामाजिक वातावरण अच्छा रहने के लिए एक दूसरे से बातचीत करना जरूरी होता है। उन्होंने क्या बताया आपको, क्या बोला चुनाव के बाद? या तो आपने वो हमारा वैयक्तिक मैं आपको क्या बताऊं उसमें, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं या और कोई नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन ने अगर ये अच्छा व्यवहार रहा एक मिनट से तो वो शहर की जनता के लिए, शहर के वातावरण लोकतंत्र भी जीवित रहता है। लोकतंत्र जीवित। ठाकरे जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। विकास ठाकरे जी जो कि पश्चिम नागपुर के विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में इन्होंने नितिन गडकरी जी को बहुत ही कड़ी टक्कर दी और भारी बहुमत नागपुर शहर से हासिल किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो पॉडकास्ट का पॉलिटिकल गलियारा ये प्रोग्राम है आपको जरूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ। रण अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राज्य की है पुकार, अब की बार होगी किसकी नैया पार। देखिए सिर्फ द न्यूज़ गैरेज प्रेजेंट्स पॉलिटिकल गलियारा हमारे इस प्रोग्राम में।